सूरज की मध्यम रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। बेजारियत से करवट बदलते हुए चेहरे के सामने हाथ किया, तभी ही उड़ता हुआ सीधा कुछ उसके मुंह पर लगा। वो बौखला कर उठी। शिट, तेरी तो। वो पास पड़े बेड पर गोल कागज को देखती दांत पीस गई। उसने घूरते हुए खिड़की को देखा और कागज को खोला तो उसमें से पत्थर बाहर गिरा। ठरकी कहीं का। गुड मॉर्निंग। पूरे कागज पर बड़े अल्फाज में बस यही लिखा था। मुस्कान का दिमाग घूम उठा। आप उनकी नींद खराब करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो दांत कचकचाती खिड़की के पास आई और नीचे देखा तो आज भी वो वहीं खड़ा था। उसे देखते ही बड़ी सी मुस्कुराहट पास की। जूलियट, मेरी जूलियट, गुड मॉर्निंग। वो नीचे खड़ा उसे देखते ही दिल पर हाथ रखकर खुशी से बोला, जबकि उसके पीछे ही उसका रेस्टोरेंट था और खुद वो उसके सामने मौजूद था। मुस्कान के लिए शौक की ये बात थी कि उसे कैसे मालूम हुआ कि वो आई है, हालांकि वो उससे काफी छुप छुपा कर घूम रही थी। वो अंदर गई और कॉपी पेन उठा लाई। सबसे पहले रोमियो, अपन तुम्हारी जूलियट नहीं। दूसरी बात, तुम्हें कैसे पता लगा? उसने पत्थर अंदर डालकर उसके मुंह का निशाना लेते फेंका, पर वो चालाक बंदा क्या कम था कि उसकी खाए। रोमियो ने पढ़ते उसकी तरफ दांत दिखाए। भला रोमियो से उसकी जूलियट छिप सकती है? सालों इंतजार करना पड़ता है, तभी जाकर तुम्हारा ये मुबारक बूथा देखने को मिलता है। जूलियट, मेरे दर्द को समझ सकती हो? वो वहीं आते जाते लोगों के बीच नीचे बैठ गया और साथ लाई कॉपी पेन से लिखने लगा। तब तक मुस्कान खिड़की पर बाजू टिकाए आसपास के माहौल को देख रही थी। वो इस वक्त स्पेन की एक खूबसूरत पुरसुकून बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर मौजूद थी, जबकि वो नीचे अपने रेस्टोरेंट के आगे बैठा उससे अब बातें करने लगा था। बॉल नुमा खत उड़ता हुआ सीधा आया, जिसे उसने कैच कर लिया और पढ़ते अबरू उचकाई। तुम्हारा दर्द मेरी जूती पर। एक बात सुनो, मेरी शादी हो गई है। वो पढ़कर साकित हो गया कि मुस्कान को दूसरा लेटर लिखकर उसमें गमले से मिट्टी निकालकर कागज में डालते मैसेज भेजना पड़ा। रोमियो ने कुछ भी कहे बगैर सिल्वर ग्रे आंखों से घूरते हुए कॉल मिलाई, जिसे मुस्कान ने बेजारियत से पिक किया। क्या हुआ तुम्हें? मैं सदमे में हूं, वो बुत बना बैठकर बोला। उसे हंसी आ गई, पर रूह में मौजूद बेचैनी से वो सीरियस ही रही। मर तो नहीं गए? उसने तासुब से पूछा। रोमियो ने कंधे उचकाए। अब ऐसा भी नहीं। देख रहा हूं, रोमियो के बाद शाहजहां बनूं या रांझा बनूं? एक हाथ पीछे टिकाए वो मुस्कुराता उसे देखता हुआ बोला, जिसकी सुनहरी जुल्फें हवा में लहरा रही थीं। कसम से बड़ा सदमा लगा है। तुम्हें मैंने अपने बच्चों की अम्मा के लिए सेव किया था। सोचा था एक किडनैपर की बीवी ऐसी होनी चाहिए, पर जालिम, तूने तो जिगर काट डाला मेरा। वो दुहाई देता बोला। मुस्कान खामोशी से उसकी बकवास सुनती रही। तुम्हें मालूम है, मैं सईद से पूछने ही वाली थी कि ये अफवाह किडनैपर की फैल रही है, ये सच है कि झूठ? पर तुम्हारी ये मनहूस बेगैरती वाली शक्ल देखकर मुझे अब यकीन हो गया है कि ऐसी बेगैरतियां तुम ही कर सकते हो। वो दांत पर दांत जमाए बोली। रोमियो ने कहा लगाया, खुद को क्यों जलाती हो जाना? वैसे पराई बीवी पर लाइन मारना भी एक कला है। हाँ हाँ हाँ, उसने आंख मारते हुए कहा और सीधा नीचे लेट गया। और पराई बीवी जब मुंह पर जूते थोपती है तब? वो तमस्कुर से बोली। रोमियो ने ग्रिल से झांकती उसकी हील्स को देखा। अस्तगफिरुल्लाह, एक तो ये पाकिस्तानी लड़की होकर कैसे पहन लेती हो? वो सोचकर झुरझुरी ले उठा। तुम तो मेरी बहन हो यार, नाराज क्यों हो रही हो? अच्छा बताओ, किससे शादी की है? कौन है वो बदनसीब जिसका नसीब फूटा है तुमसे? वो मुस्कुराहट दबाता चॉकलेट मुंह में डालते पूछने लगा। आसपास गुजरते लोग उसे सरसरी सा देख रहे थे, जबकि वो कभी कभार
गोरी टांगों को देख लेता, फिर सामने देखने लगता। एसएसपी बुरहान अलवी। वो बुड़बुड़ाई। उसके नाम पर धड़कनें धड़क उठी। लबों पर खुद ब खुद तल्ख मुस्कुराहट फैल गई। अब क्या हुआ? दूसरी तरफ फिर खामोशी देखकर वो चिल्लाई, सदमा लगा है। वो चॉकलेट खाता, लड़कियों की टांगें कमरों को देखता बोला, ये कौन सा सदमा है? वो गुस्से से बोली और वो हंसा। स्पेन में उसकी दोस्ती सिर्फ रोमियो से ही थी, जो कि पेशे से एक किडनैपर था, और ये इत्तेफाक था कि उसकी किडनैपिंग सिर्फ बड़े लोगों तक रहती थी, और वो भी पाकिस्तान या इंडिया के। रोमियो तो उसने फर्स्ट टाइम उसे देखते अपना नाम रखा था, जबकि उसका नाम जूलियट। पर आज इन ख्वाबों पर भी ओस पड़ गई, क्योंकि वो हील से घबरा कर बहन बना चुका था उसे। असल में तो दुनिया उसे किडनैपर से जानती थी, जिसका नाम किडनैपर, काम किडनैपिंग, बैकग्राउंड किडनैप था। ये एक अल्लाह की अजीब मखलूक थी जो यहाँ पाई जाती थी। ये रोमियो वाला सदमा है। वैसे क्या ख्याल है, कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चलें? आज मैं फारिग हूं। उसने मायनी खेजी से देखते हुए पूछा। मुस्कान ने एक अदा से मध्यम मुस्कुराकर अबरू उचकाई। जालिम, क्या अदाएं हैं, मार डाला रे अब्बा। दोनों हाथों में सीना थामे वो कराहा, आर यू ओके? एक लड़की परेशान उसकी हालत पर बोली। रोमियो ने नफी में सर हिलाया। तुम नहीं समझ सकती गोरी मेरे दुख। उस लड़की ने मुझे छोड़कर एक पुलिस वाले को चुना है। बकवास ना करो, तुमने अभी मेरे को बहन कहा है? वो गुर्राई। रोमियो उसकी सुर्ख रंगत देखकर कहकहा लगा उठा। तुम्हें बहन बनाया है, एसपी की बीवी को तो नहीं। तुम्हें मालूम नहीं, बड़ा कर्ज है एसपी पर। इज्जत से काम चल रहा था कि पाबंदियां लगाकर मुझे यहां बिठा दिया है। वो अपने रेस्टोरेंट को देखता हुआ बोला। अच्छा, इतने दिन किसी को किडनैप नहीं किया, इसीलिए तबीयत खराब हो रही है? वो तंजिया बोली। रोमियो हंस पड़ा। ऐसे ही तो नहीं हो मेरी मंजूर नजर। बंदरिया जैसा दिमाग पाया है कसम से। एक किडनैपर लेडी बॉस का फैन है। उस लड़की को जाने का इशारा देता वो बाहें फैलाकर बोला। मुस्कान नागवारियत से मुड़ी और अंदर चली गई फ्रेश होने। मेरे जूते की एड़ी थोड़ी मोटी है, बोली और अपने कपड़े निकाले। क्लाई में बंदी घड़ी को देखती वो जल्दी से रेडी होने लगी। मोबाइल वहीं टेबल पर रख दिया, जबकि बाहर रोड पर पड़ा आती जाती गाड़ियों लोगों के बीच अब उसका इंतजार करता मुसलसल चॉकलेट खा रहा था। ये दोनों की एक बात थी कि एक बबल खाती थी, जबकि दूसरा चॉकलेट। खुद लेडी बॉस थी तो वो किडनैपर। तुम जिस बंदे को ढूंढ रही हो कल से, वो माँ बदौलत को मालूम है कहाँ पाया जाता है। उसने अपनी जरक निगाहों से आशनाई दी और उसे सदमे में छोड़कर कॉल डिस्कनेक्ट करता कपड़े झाड़कर उठ खड़ा हुआ। जबकि दूसरी तरफ उसके कॉल काटने पर मुस्कान इस चालाक लुमड़ पर लानत देने लगी और मतलब समझती जल्दी से तैयार होकर कोट पहनती, बेल्ट में गन लगाए, हाथों पर ग्लव्स, लॉन्ग लंबी एड़ी वाला बूट पहनती वो अपने फ्लैट को लॉक करके लिफ्ट में दाखिल हुई। कहाँ है वो कमीना? वेटर की ट्रे से जूस लेती वो टिक टिक की आवाज के साथ अंदर आई। आज उसने कैप पहन रखी थी, जबकि पीछे सुनहरी बाल खुले थे। उसने अभी जूस का ग्लास मुंह से हटाया ही था कि सामने बाइक पर बैठा वो उसे नजर आया। उसके देखते ही मुस्कुराहट पास की और कीज उसकी तरफ फेंकी, जिसे उसने भागते हुए थामा कि रोमियो कहकहा लगा उठा। उसके सामने धुएं छोड़कर भागने पर मुस्कान अपना कोट झटकती बाइक पर बैठी और कीज घुमाकर किक लगाई। बबल चबाते उसने क्लच पकड़ा और आहिस्ता आहिस्ता रेस देते कुछ ही देर में खुद वहां धुएं छोड़ती फिजा में तेज बाइक की आवाज छोड़ती फिजाओं से बातें करने लगी कि आंखों पर लगे स्याह ग्लासेस, सर पर पहनी टोपी और उड़ते उसके सुनहरी बाल कई नजरों को साकित कर गए। उसे दूर रोड पर रोमियो की बाएं साइड टर्न मोड़ लेते झलक नजर आई।
और खुद उसने रेस देते जहाज की सी रफ्तारी पकड़ ली। वो जानती थी वो यहाँ रहता है और हर किसी की इन्फॉर्मेशन रखता है। उसे भी कुछ तंग करने के बाद दे देगा उस आदमी का पता। सुबह दिल घबराने से उसने नमाज पढ़कर आरिफ से बात की थी, जो कि कुछ परेशान तो लग रहा था पर उसे अच्छी तरह मुतमईन कर लिया था। पर वो मिसी क्या जो खतरे की बू न सूंघे, वो जान चुकी थी कुछ है जो उसका भाई उससे छुपा रहा है और वो जल्द अज जल्द ये काम खत्म करके वहां पहुंचना चाहती थी। पर पहले ये काम, क्योंकि यहाँ मौजूद दरिंदा पाकिस्तान का गद्दार था। वो मासूम फूल को नोच कर यहाँ आया था। रोमियो का विलिंग ऑफर देखकर वो मुस्कुराई। वाई नॉट। टायर उठाए आगे को झुक आई और एक मखसूस आवाज के साथ उसके मुंह पर धुआं छोड़ती रेसिंग बाइक उड़ाती हुई वहां से निकली। वो सटपटा गया। आदमी का मुझे बताना है या उसे? उसने सोचा और कंधे उचकाकर उसके पीछे भागा। तुम रुक नहीं सकती यहाँ, वो उसके बराबर आता बोला। मिसी ने गर्दन टेढ़ी करके उसे देखा और बाइक को मजीद रेस दी। नहीं, क्योंकि मैं अपने स्वामी को बिगाड़ नहीं सकती, अपनी बेटी बच्चे से दूर नहीं रह सकती। वो कंधे उचकाकर बोलती आगे निकल गई, पर दूसरे पल उसे ब्रेक लगानी पड़ी जब ठा की आवाज निकली और वो घसीटता हुआ आगे निकला। अब क्या हुआ है? बदमजा होते वो बोली और गाड़ी स्टार्ट की। सदमा लगा है, वो बाइक के साथ ढेर पड़ा बोला। उसे यकीन नहीं आया था कि उसने बच्चे भी पैदा कर लिए और रोमियो जूलियट की वफाई में वहीं सड़ता बैठा रहा। मरे रहो यहीं, वैसे रास्ता दिखाने का शुक्रिया, वो कहकर नीचे जेब से गिरे उसके चॉकलेट उठाती वहां से उंगलियों का सलाम करती निकली। तुम ठीक हो? आरिफ घबराया दांत की हालत पर उसके पास पहुंचा। हाँ यार, ठीक हूं। सईर कहाँ है? सुर्ख सिया आंखें उस पर टिकाए सर्द लहजे में पूछा। वो चला गया। आरिफ ने सिमी की भीगी आंखें देखते कहा। आलिफ चौंका। कहाँ चला गया? और नासमझी से पूछा। साथ ही सीढ़ियों की तरफ बढ़ा बात लेने के लिए। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो खुदा खुदा करके वहां से निकल पाया था। उसका इरादा अपने माँ बाप के पास जाकर उनकी गलतफहमी दूर करने का था। वो जानता था उसका बाप उसे गलत नहीं समझेगा, क्योंकि उसका बाप जानता था आलिफ कभी गलत नहीं कर सकता। वो अपनी माँ की गलतफहमी दूर करना चाहता था कि कहीं उन्हें अपनी ममता या तरबियत पर दुख न हो। वो उन्हें जाकर बताना चाहता था कि आलिफ कोई गुंडा नहीं, उनका अपना दाद मुल्क का मुहाफिज है। बात सिर्फ ये है कि उनकी ये शख्सियत गहरा होती खुद से ही। पर वो पहले सईद से बात करना चाहता था कि क्या सोचा है बुरहान का। उसका भाई ईमानदार है, वो अब तक चेक कर चुके हैं। तो ऐसा अच्छा नहीं कि उन्हें बुरहान अलवी का भी साथ मिल जाए। उसके रूम में बंद होने पर आरिफ ने बेबसी से सिमी को देखा, जो अब हिचकियां भर रही थी। आरिफ, मेरा भाई, मेरी शहजादी, वो मुझे बचाने के लिए अपनी शहजादी खो गया, उसने सिसक कर कहा। आरिफ ने उसके सर पर हाथ रखकर नफी में सर हिलाया। बच्ची मत बने सिमी जी, हौसला रखें। ये भी मत भूलें कि आपकी वजह से ही उन्हें शहजादी मिली है। अगर आलिम को अपनी बीवी के लिए कहर जमान से डर होता तो अब तक वो पाकिस्तान हिला चुका होता। उसे मालूम है ये औरतों को इस्तेमाल करने वाले मर्द का कभी मुकाबला नहीं कर सकते। देखा नहीं, सबको भगा दिया। आलिफ, बुरहान, सबको सामने से हटाकर फिर आया है, क्योंकि वो इनमें से किसी एक का भी सामना नहीं कर सकता। अगर करता तो सीधा सईद की गिरफ्त में आता। इसीलिए ही उसने ऐसा बुज़दिलों वाला खेल खेला है। वो उसका हाथ थाम कर समझा रहा था, जबकि पीछे सुर्ख आंखों से खड़े आलिफ के चेहरे पर सख्ती पत्थरों की तरह छाई। मतलब? मैं समझा नहीं। तुमने बताया नहीं, आलिम कहाँ है? सिस्टम पर उसकी पूरी रात और दिन की गायबी शो हो रही है। क्यों? वो आरिफ के सामने खड़ा होकर बोला। तुम ऐसे सर धोकर बात क्यों कर रहे हो? आरिफ ने अबरू उचका कर पूछा। हालांकि गलती उसकी ही थी कि उसे घड़ी उतारनी ही नहीं चाहिए थी और अब उनसे गुस्सा हो रहा था। तुम जवाब दे रहे हो,
اس نے جتا کر کہا اور اس کے سوال کو نظر انداز کیا۔ سمی جی آپ جائیں، کھانا کھائیں، میں آتا ہوں۔ وہ مسکرایا اور آگے آفس کی طرف بڑھ گیا، جبکہ مٹھیاں بھینچے سپاٹ چہرے کے ساتھ عالف اس کے پیچھے گیا۔ وہ ساکت پتھر کا بت بنا آفس میں دیوار گیر LED پر چلتی رات کی نیوز دیکھ رہا تھا، جو اب بھی وقفے وقفے سے دکھا رہے تھے۔ دلہن کی طرح سجے الوی بیلا، جو برقی کمکموں سے دانت نے اپنے ہاتھوں سے دوستوں کے ساتھ مل کر سجایا تھا، بڑے ارمانوں سے۔ ان ارمانوں کی جگہ وہاں لاشیں نکالی جا رہی تھیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ کل رات ہونے والے SP برہان الوی کے گھر پر دہشت گردوں کے اٹیک سے نہ صرف کئی جوان شدید مقابلے بازی میں شہید ہوئے ہیں، بلکہ مشہور بزنس ٹائکون کمال الوی، ان کی بیگم، 7 دونوں بہنوں کی بھی اماں، ان کا بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ نیوز اینکر تیز تیز بولتا، ساتھ دل دہلا دینے والا منظر بھی دکھایا جا رہا تھا۔ لوگوں میں پھیلے خوف و ہراس، دہشت گردوں کا دونوں بہنوں کو لے جانا۔ عالف نے عارب کی طرف ویران نظروں سے دیکھا۔ یہ کس کا گھر ہے عارب؟ اس کے الفاظ اسے خود سمجھ نہیں آ رہے تھے کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ عالف، عارب نے افسوس کرتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا۔ وہ بدک کر پیچھے ہوا۔ مجھے بتاؤ یہ کس کا گھر ہے؟ کس کے گھر سے ماں باپ کی لاشیں اٹھ رہی ہیں؟ کس کی بیوی لاپتہ ہے؟ کس کی گڑیا پھر عذاب میں چلی گئی ہے؟ مجھے بتا دو ایزل، مجھے جواب دو۔ وہ گرا کر اس کا کالر پکڑ کر آپے سے باہر ہو گیا۔ تمہارے گھر کا ہے یہ حال؟ گہرا سانس بھرتے اس کے ہاتھ جھٹک کر اس نے تلخی سے کہا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ یہ میرا گھر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ چلا اٹھا کہ باہر موجود سمی بھی سہم گئی۔ عالف، ہوش میں آؤ، تمہارا ہی گھر ہے۔ کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑتے وہ گرایا تھا کہ بپھرے زخمی شیر کی طرح گرم گرم تیز سانسیں لیتا لہو لہان آنکھوں سے وہ اسے دیکھنے لگا۔ اگر یہ میرا گھر ہے تو میرے ماں باپ کہاں ہیں؟ میری بونی کہاں ہے؟ میری گڑیا کہاں ہے؟ کہاں ہیں وہ لوگ، جشن، وہ ڈھول؟ یہ لہو لہان کیوں ہے؟ لاشیں کیوں نکل رہی ہیں شادی والے گھر سے؟ وہ ایک کے بعد دوسری چیزیں اٹھائے LED پر مارتا خونخوار بنا دھاڑ رہا تھا، کیونکہ عالف صاحب نے غلطی کی ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی غلطی اس کی دنیا برباد کر گئی ہے۔ تم جانتے تھے تمہاری ذرا سی غلطی تمہاری دنیا تباہ کر سکتی تھی، پر تم نے اسے نظر انداز کر دیا اور وہ کر دکھایا جو ایک ایجنٹ کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ کبھی کوئی سیکرٹ ایجنٹ بھروسہ نہیں کرتا، کسی پر بھی نہیں، خود پر بھی نہیں، پر تم نے اندھا اعتماد کیا اور ٹوکر کھائی۔ پر یاد رکھنا، اس میں غلطی نور العین کی نہیں ہے۔ اس نے جو کیا ایک فخر کی بات تھی کہ اس نے اپنے شوہر کو بھی نہ دیکھتے، ملک کا غدار سمجھتے اسے پھانسی تک پہنچانا چاہا۔ تمہیں اس پر فخر ہونا چاہیے، پر وہ معصوم تھی، نہ سمجھ۔ تمہیں اس کے سامنے آنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور اگر آئے تو اس کا شک دیکھ کر حقیقت بتا دینی چاہیے تھی۔ اگر ہو سکتا تو اس پر نظر رکھ لیتے۔ عارف آہستہ سے اسے سمجھا رہا تھا، جبکہ عالف لب بھینچے، آنکھیں درد سے میچے، سرخ چہرے کے ساتھ نیچے بیٹھا تھا۔ تباہ ہو گیا عارف، سب کچھ چھن گیا مجھ سے۔ میری ماں، میرا باپ، سب چلے گئے، بھی اماں بھی چلی گئیں۔ عارف، سب ختم ہو گیا، وہ سسکتا ہوا بولا۔ میرا سجا سورا گھر ماتم میں بدل گیا، اور اسے بدلنے والی صرف وہی تھی، وہی نور العین تھی جسے میں خود سے زیادہ چاہتا تھا۔ اس پر میں نے آنکھیں بند کر کے یقین کیا، اسے میں نے اپنی سانسوں سے زیادہ چاہا۔ اس کی ذرا سی تکلیف پر میں خود تڑپ جاتا تھا۔ اس نے کیا کیا ایزل؟ نہ صرف ایک وار میں دانت کو مار دیا، بلکہ عالف کو بھی ریزہ ریزہ کر دیا۔ کہاں کمی رہ گئی تھی میری محبت میں؟ تم کہتے ہو کہ اس نے وطن کے لیے کیا، حیوان کو پھانسی دلانے کے لیے کیا؟ نہیں، اس نے سب مجھے برباد کرنے کے لیے کیا۔ اس نے عالف کو صرف دھوکے کی اتنی بڑی سزا دی۔ میں نے اسے کہا تھا صرف کچھ وقت دو مجھے، لمحات کا فاصلہ رہا تھا۔ اندازہ لگا سکتے ہو میرے ارمانوں، میری محبت کا جنازہ اٹھائے میں بھاگ رہا تھا۔ کیسی تکلیف ہوئی تھی
जब मेरा भाई मुझ पर गोलियां चला रहा था। कैसी तकलीफ हुई थी जब पीछे अपने माँ बाप की अजियत का सोचता कि उनका बेटा हैवान है। वो बिपर कर लहूलुहान आंखों से उसे देखता गिर जा। उसने तबाह किया, ना सिर्फ अलवी को, दाद को भी मार दिया, खत्म कर दिया सब कुछ। मैं छोड़ूंगा नहीं, उसे तड़पाऊंगा, जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा उसकी। नफरत है ना उसे आलिफ से, हैवान है ना उसकी नजरों में आलिफ, अब हैवान ही रहेगा। कभी माफ नहीं करूंगा उसे। उसने मेरे माँ बाप छीन लिए, मुझसे मेरी बोनी छीन ली। मैं नूरुल ऐन को कभी माफ नहीं करूंगा। उसने मुझे बर्बाद किया है। अपने शक में उसने मेरे वजूद को कांच के टुकड़ों में तकसीम कर दिया है। तोड़ूंगा उसे जर्रा जर्रा, बेनिशान कर दूंगा मैं उसे। वो सब कुछ खत्म कर गई आरिफ, किसी को नहीं छोड़ा उसने मेरे लिए। वो न्यूज में दिखाए अपने बाप का धुंधला चेहरा याद करता बेआवाज कालीन को देखता रोने लगा। आरिफ खामोश सा उसे देखता रहा। आलिम कहाँ है और कहर जमान कैसे पहुंचा मेरे घर? उसे कैसे मालूम हुआ कि मैं या हम सब घर में नहीं? एकदम उठकर वो सुर्ख आंखों से आरिफ को देखता सर्द लहजे में पूछने लगा। आरिफ कब से उसकी बदगुमानियां नूरुल ऐन के लिए सुन रहा था। उसके एकदम सामने आने पर गहरे सांस भरकर उसकी अजियत से चूर नजरों से आंखें फेर गया। आलिम का कुछ मालूम नहीं वो कहाँ है। उसे जब यहां समिया के बारे में कॉल करके बुलाया गया तो उसे ठीक देखकर जब जा रहा था कि रास्ते में ही उसकी गाड़ी पर अटैक हो गया और वो उनसे लड़ने के लिए उतरा था, पर वो भाग गए थे। अलबत्ता उसकी गाड़ी ब्लास्ट हो गई थी और जब तक वो भागता वहां पहुंचा, जमान दोनों को लेकर जा चुका था। फिर वहां जब हम पहुंचे तब वो खामोश कमरे में खड़ा था। उसके बाद ब्रिगेडियर जनरल ने भी उसे समझाया कि हमें किंग और जमान दोनों जिंदा चाहिए, पर उसने कहा अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, तो फिर मुझसे कोई उम्मीद न रखे। शहरयार ऑफिस में दाखिल होता हुआ बोला। आरिफ और आलिफ दोनों उसकी सिमट पलटे। किसी को नहीं मालूम से क्या मुराद है? क्या वो अब हमारे साथ नहीं? दाद चौंक कर बोला। जाहिर है उसने सब हम पर छोड़ा था और जब हमारी तरफ से चोट पड़ेगी तो क्या वो अब भी हमारे साथ काम करेगा? वो नूरुल ऐन की बात गोल कर गया कि उसने कुछ किया है, क्योंकि जाते हुए सईद आलिम ही उसके सबूत मिटा गया था। इससे वो समझ गया था कि वो उसकी नादानी के बारे में किसी को नहीं बताना चाहता, खास करके दाद को शायद। तभी वो भी छुपा गया था कि जमान नूरुल ऐन से बात करता है या उसने कोई वॉइस भेजी थी सईद को नूरुल ऐन के मोबाइल से जाते हुए। पर ऐसा कैसे हो सकता है? जमान को कैसे मालूम कि घर में हम नहीं? और ये उसका वक्त पर सबके ना होने पर अंदर कैसे आना? ये कैसे हुआ? मतलब कोई तो घर में उससे मिला हुआ है जिसने उसे हर लम्हे से वाकफियत दी और साथ दिया इतना बड़ा कदम उठाने के लिए, सबसे खेलने पर। वरना इतने साल कितना करीब रहा बीस्ट कि उसकी जरूरत नहीं हुई उसे नुकसान पहुंचाने की, और अब अचानक। दाद के सवाल की वो झाड़ शुरू हो चुकी थी जिससे शहरयार नजरें चुरा गया। कैसे भूल गया था कि वो एक सीक्रेट एजेंट है? ऐसा कुछ नहीं, उसने डबल गेम खेली है आलिफ। उसने नरमी से समझाना चाहा। नहीं, डबल गेम नहीं खेली, यहां डबल खिलाई गई है। उसे डबल साथी मिला है, अपना ही कोई गद्दार, और मैं वो जान कर रहूंगा। उस गद्दार को अपने हाथों से सजा दूंगा। वो कहता वहां से दोनों की सुने बगैर निकल गया। ये पागल हो गया है, अपनी गलती नहीं देख रहा। इसे मैंने वार्न किया था कि घड़ी उठा ले, पर उसने वो नहीं संभाली। अब सारा कसूर उस पर डाल दिया है। आरिफ गुस्से से बोला। अभी उसके जख्म हरे हैं, उसका रिएक्शन नॉर्मल है। मैंने उससे कई बड़ा सोचा था, पर चलो अल्लाह का शुक्र है कि वो खुद को संभालना जानता है। शहरयार उसके कंधे पर हाथ रखे बोला। तुम्हें बहुत ख्याल रखना है समिया का आरिफ। उसने कुछ सोचकर फिर तुम्हें
اس کی رکھوالی کے لیے چنا ہے۔ ایک بھائی اپنی عزت تمہارے حوالے کر گیا ہے، اس کی ایسے ہی عزت کرنا جیسے اس نے تمہاری عزت کی۔ وہ سمجھانے لگا۔ عارف ہنس پڑا۔ تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں، الحمدللہ میں سمی جی کی بہت عزت کرتا ہوں اور مجھے معلوم ہے ان کی عزت کیسے کرنی ہے۔ وہ میری آنکھوں پر ہیں، فکر مت کرو۔ اچھا اب تم لوگ جا رہے ہو؟ اس نے بات بدلی۔ ہاں، اوپر سے آرڈر آئے ہیں کہ سعید کو روکیں، وہ اور دونوں کو زندہ لائیں۔ وہ بتا کر لب بھینچ گیا۔ عجیب خود غرضی ہے، زندہ پکڑنے کے لیے انہوں نے اس حد تک لا دیا اسے۔ اس کی تکلیف کا کسی کو احساس نہیں۔ انہوں نے تو سچ میں اسے بیسٹ سمجھ لیا ہے، پتھر کا وجود ہے نا جیسے۔ اگر ان کی ضد نہ ہوتی کنگ زمان کو زندہ پکڑنے کی تو آج وہ زندہ رہ کر اس کی شہزادی پر پھر سے اٹیک نہ کرتے۔ وہ غصے سے بولا۔ شہریار کیا کہہ سکتا تھا؟ سمیہ کو یقین دلایا کہ سعید کو کبھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ صرف یہاں حیوانوں کے لیے جہنم بنائے بھیجا گیا ہے۔ آگ کو آگ نہیں جلا سکتی۔ پتہ نہیں کہاں تھا زمان اور کہاں تھا سعید۔ وہ سوچتے ہوئے عالم ولا سے نکلا۔ میں نہیں کھاؤں گی، سنا نہیں؟ وہ ہاتھ مار کر ٹرے کو پیچھے پھینکتی چلائی تھی۔ زمان کے ساتھ موجود اس کے دیو نما آدمی نے گھور کر اسے دیکھا۔ چٹاخ چٹاخ، ہم سے زبان چلائے گی، نہیں کھائے گی؟ زوردار تھپڑ مارتے وہ اس کے بالوں کو پکڑ کر چہرہ اونچا کرتا اس پر دھاڑا کہ اس کی ہچکیاں نکل گئیں جبکہ منہ میں خون کا ذائقہ گھل گیا۔ اسے چھوڑ دو، وہ کھائے گی، مت مارو۔ حور سی سکتی ہوئی زمان کے ہاتھوں سے زبردستی کھانا کھاتی ہوئی بولی۔ اس کا پور پور زخم تھا۔ وہ ہوش میں آتی چلائی چیخی تھی، نتیجتاً اس کے ٹھوکروں پر رکھ دیا، بال منہ نوچ کر اس پر جتایا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر آئی ہے۔ وہ کسی کنگ کے پاس جانے والی ہے۔ رونے سے شاید اس کی آنکھوں سے نکلا خون پوری آنکھوں پلکوں پر پھیل کر جم گیا تھا، جس سے نہ وہ دیکھ پا رہی تھی نہ ہی خود کو یا اپنی بہن کا بچاؤ کر پا رہی تھی، بلکہ اس ہال نما روم کے کونے میں سکڑی سمٹی پڑی تھی اور سامنے اس کی بہن کے بالوں سے جکڑے وہ حیوان زبردستی اس کے منہ میں نوالے ڈالتا اس کی سانسیں روک رہا تھا۔ نہ جانے کتنے گھنٹے ریش ڈرائیونگ کمشنر کی پوری سپورٹ کے ساتھ وہ افغانستان کے شہر جلال آباد کے ایک چھوٹے سے گھر میں موجود تھے۔ جب ہوش آیا تو اس نے چیخنا چلانا شروع کیا، اپنی بہن کو خود میں چھپانا چاہا پر اس کے چھوٹے سے نازک وجود کو ہی زخم لہو لہان کر دیا گیا کہ اب وہ مدھم سانسیں لیتی نیچے پڑی تھی۔ چپ کر کے کھاؤ، کل ہمارا نکاح ہے اور میں چاہتا ہوں اسے کنگ کے پاس بھیجتے ہی ہم یہاں سے نکاح کر کے چلے جائیں۔ مٹھی میں جکڑے اس کے بالوں کو سختی سے جھٹکا دیتے وہ بولا کہ حور کی آہیں نکل گئیں۔ عالم، ان آہوں میں صرف اس کی ہی صدا تھی، اس کی ہی پکار تھی۔ پتہ نہیں کیوں وہ زندہ رہ گئی، کیوں واپس اس جہنم میں آ گئی، کیوں اپنے شہزادے سے بچھڑ گئی، کچھ بھی تو وہ معصوم نہیں جانتی تھی۔ اس کا دماغ کہاں کام کر رہا تھا، وہ صرف ہاں ہوں میں سر ہلا رہی تھی۔ ہمیشہ جو خوف اس کی رگوں میں پلتا آیا تھا کہ جب اسے وہ لے جائیں گے تو اس کی کیا حالت ہوگی، شاید مر جائے گی، پر نہیں، وہ مری نہیں بلکہ اپنا ہی دماغی توازن کھو کر بیٹھی رہی تھی۔ وہ نہیں سمجھ رہی تھی نکاح پر نکاح ہونے سے کیا ہوگا، وہ نہیں جانتی تھی اس کا عالم کب آئے گا، بس اتنا جانتی تھی ایک عالم تھا جو اس موم کی گڑیا کی طرح رکھتا تھا اسے، اس کی یادیں، اس کا لمس، اس کی آہٹیں تھیں جن کی آس پر وہ اسے پکار رہی تھی۔ باقی کچھ بھی تو وہ نہیں جان پا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کی بہن ماری جا رہی ہے، اس کا برا حال ہے، پر وہ کچھ نہیں سوچ پا رہی تھی، بس اس کی چیخوں پر ذرا سی ہمت کر کے گڑ گڑا جاتی جیسے وہ اس کے لیے۔ پھر اسے چھوڑ دو، اسے مت مارو، وہ میری بہن ہے، اسے جانے دو۔ وہ روتی ہوئی بولتی تو زمان ہنس پڑتا۔ ضرور چھوڑ دیں گے، کچھ ہی دیر میں اسے چھوڑ دیں گے ہم۔
وہ فرش پر نڈھال پڑی اس چھوٹی سی لڑکی کی مدھم سانسیں لیتے وجود کو دیکھتا ہوا بولا، اٹھو، کھاؤ۔ اس سیاہ فام نے گردن سے پکڑ کر نور کو اٹھا کر بٹھایا، جو زخم کی تاب نہ لاتی تکلیف سے گنودگی میں تھی۔ بلبلا تو تب اٹھی جب گرم پانی کا کٹورا لبوں سے لگایا اور اس کی چیخوں کی پرواہ کیے بغیر وہ گرم مادہ اس کے حلق میں اتارا گیا۔ مما، داد! وہ اپنا گلا پکڑے درد سے پھڑپڑاتی گھٹی گھٹی چیخیں مارتی انہیں پکار رہی تھی، پر احساس کہاں تھا اس معصوم کی حالت کا، بلکہ اسے زمین پر گلا پکڑے پھڑپڑاتے دیکھ کر وہ کہا لگا اٹھے، اور حور اس کی چیخوں کی آواز پر حیران سی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے جانے دو، وہ میری بہن ہے، اس نے مجھ سے کہا ہے، معاف کر دو اسے۔ ڈر کر وہ زمان کے ہاتھ پکڑے سسکی۔ وہ نہال نظروں سے اسے دیکھتا اس کے بال چھوڑ کر ہاتھ چوم گیا۔ چھوڑ دو، اس نے کڑک لہجے میں کہتے سیاہ فام کو جانے کا اشارہ دیا اور ایک نظر لہو چہرے والی بے ہوش پڑی نور العین پر ڈال کر پاس بیٹھی حور کو دیکھا۔ بلائنڈ بیوٹی، تیار ہونا پھر نکاح کے لیے؟ وہ اس کے چہرے پر اپنے تھپڑ کے نشانوں پر انگلیاں پھیرتا بولا۔ وہ عالم آ جائیں پھر؟ آنکھیں گھماتی وہ بولی۔ زمان غصے سے دیکھتا اچانک ہی اس کا جبڑا پکڑ گیا۔ عالم کون؟ اس نے گرا کر زور سے پوچھا کہ حور العین خوفزدہ ہو کر رونے لگی۔ وہ میرا شہزادہ، سمی کا شہزادہ، جو میرے لیے آئے گا، اس نے روتے ہوئے بتایا۔ زمان ہنس پڑا۔ وہ نہیں آئے گا بیوٹی، وہ تمہارا برا خواب تھا، شہزادے نہیں ہوتے، صرف میں ہوں تمہارا قہر زمان۔ وہ پر اسرار سی آواز میں اس کے کان میں بولا۔ وہ خواب ہے، میرا شہزادہ نہیں؟ اس نے معصوم بچے کی طرح روتے ہوئے پوچھا، جس سے جیسے کوئی من چاہی چیز چھین لے گئی ہو۔ ہاں، شہزادہ نہیں، شہزادے نہیں ہوتے، کوئی نہیں ہوتا، صرف حیوان ہوتے ہیں، جو تمہارا ہے، قہر زمان۔ وہ اس کے کانوں میں سیسا انڈیل رہا تھا جبکہ وہ اپنے غم میں روئی جا رہی تھی کہ اس کا شہزادہ نہیں، اور جو وہ سوچ رہی تھی اس کا شہزادہ آئے گا وہ صرف ایک خواب تھا۔ سمی جھوٹ بول رہی تھی اس سے۔ عالم نہیں، صرف قہر زمان ہے۔ بھائی، ہاسپٹل میں ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے برہان کو دیکھتا آلف اس کی طرف لپکا۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ کون بھائی؟ برہان اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور غصے سے بولا۔ داد کو شوق لگا اس کے سرد سپاٹ لہجے پر۔ بھائی، میں داد، نم آنکھوں سے کہتا وہ پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ برہان سن کر ہنسا اور ہنستے ہوئے ارمان کو دیکھا۔ سن رہے ہو ارمان، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا داد جسے میں نے اپنے بچے کی طرح پالا، یہ وہی داد ہے جو اپنے بھائی کو خوار کرتا اس کا تماشا بناتا رہا۔ تلخ لہجے میں کہتے اس نے اسے نفرت سے دیکھا۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، تم ہوگے داد، پر میرا داد۔ اور سب رات چلے گئے۔ میں تنہا ہوں اور تنہا رہنا چاہتا ہوں۔ بہت دیکھ لیے اپنے رشتے، جان لیا کہ وہ اذیت زخم دینے کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتے۔ مہربانی ہوگی یہاں سے نکلو، ورنہ میں سیکیورٹی بلا کر تمہیں باہر پھینکوں گا۔ اس کے الفاظ نہیں تھے، خنجر کے وار تھے جو آلف کے سینے پر چلے تھے۔ وہ ششتر اپنے بھائی کو دیکھ رہا تھا جو بالکل انجان بن گیا تھا۔ ذرا سی رمق نہیں تھی اس کی آنکھوں میں پہچان کی۔ بھائی؟ اس جوان کے آنسو آنکھوں سے بہتے شیو میں جذب ہونے لگے، پر برہان نے پلٹ کے نہیں دیکھا۔ وہ تو لمحہ بلمحہ سانسیں لیتی چھوڑتی اپنی بیٹی کو دیکھ رہا تھا۔ آلف سارا ٹوٹ گیا اور دیوار کا سہارا لے کر بینچ پر بیٹھا۔ عالم کے گھر سے نکلتے وہ اپنے گھر کی طرف بھاگا تھا کہ شاید وہ سب جھوٹ ہو، پر وہاں پولیس رینجرز کی سخت سیکیورٹی، گھر پر اندر موجود سناٹا، خشک خون کے فرش پر دھبے، فضا میں پھیلی خون کی بو اسے خود کو ہی نوچنے پر مجبور کر گئے۔ ہر کونے سے اسے اپنی ماں کی پکاریں سنائی دینے لگیں، ہر رخ پر باپ کی جھڑکیں سنائی دینے لگیں۔ کوئی کھلکھلاہٹیں تھیں،
जिनसे उसे वहशत सी होने लगी थी। कोई रोब करता अपना था तो कोई पराया। सब उसकी आंखों के सामने घूमने लगे और वो जाकर मुंह के बल अपने माँ बाप के बेड पर गिरता फूट फूट कर रोने लगा था। सर पटकने लगा, बालों को मुट्ठियों में जकड़ कर नोचने लगा, पर कुछ न हुआ। कहीं से कोई वापस नहीं आया कि उसे तन्हाई से खौफ आने लगा और उसे अपने भाई, अपनी भतीजी का ख्याल आया। वो वहां खड़ी पुलिस से उसका पूछता यहाँ आया था कि अपने भाई के सीने से लग कर रोएगा, उससे पूछेगा कि अम्मी अब्बू को दफनाने पर मेरा तो इंतजार किया होता, पर उसने इतना भी हक नहीं दिया था। एक आखिरी दीदार नसीब नहीं होने दिया था। क्यों? किस लिए? इसलिए कि दाद वो देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, उसका दिल फट जाएगा, इसलिए उसके पहुंचने से पहले उन्हें दफना दिया गया, या उसे ये हक नहीं देना चाहता था। भाई, उसने फिर से कोशिश की और आगे बढ़कर उसे गले से लगाना चाहा कि बुरहान ने धाड़ते हुए उसे पीछे धकेला। खबरदार, मेरे करीब आए, कहा ना नहीं है कोई मेरा भाई। सुर्ख लहू जैसी आंखें उस पर निकालते उंगली से वार्न किया और डॉक्टर की तरफ बढ़ गया, जबकि दाद बुत बना खड़ा रह गया। डॉक्टर ने उसके हवाले दवाइयों का एक नुस्खा किया, जिसे थामते बुरहान अरमान की जानिब आया। यहीं खड़े रहना, अगर जरा सी टांगे इस दरवाजे से आगे पीछे हिलाई ना, या किसी ऐरे गहरे को मेरी बेटी के पास जाने दिया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो सर्द लहजे में कहता नुस्खा तामे वहां से निकलता चला गया कि दाद लब भींचे उसकी पुश्त को ओझल होते देखता रहा। महज एक गलती थी, हस्तियां मिटा गई। वो सर थामे वहीं बेंच पर बैठ गया। आलिम कहाँ है? दफातन वो चौंका और एक नजर हॉस्पिटल के रूम पर डालता वहां से भागता हुआ निकला। पार्किंग एरिया में खड़ा बुरहान उसे जाता देखता रहा और नम आंखें मीच कर खुद को संभाला। वो अगर अपने माँ बाप को ना दफनाता तो जरूर दाद अपने बाप का चेहरा देखता पागल हो जाता। तभी उसने ये कदम उठा लिया था कि जहां भी जाए बस जिंदा रहे और खुश रहे। गाड़ी में बैठता वो अब अपनी बेटी के बारे में सोच रहा था कि न जाने वो अब उसके लिए आएगी भी कि नहीं। कल रात जब वो अलवी विला में दाखिल हुआ था तो सबसे पहले उसकी सिसकियां कानों ने सुनी थी। पता नहीं कितना उसे पुकारा था, कितना उसे खौफ में याद किया था कि जब वो अंदर दाखिल हुआ तो फिजा उसकी सिसकियां उसके कानों तक पहुंचाने लगी थी। दवाइयां लेते उसे अचानक एक ख्याल आया। तभी थक कर उसने वो रैपर सेलर के सामने रखा। सॉरी सर, ये बबल यहाँ नहीं, सिर्फ एक ही दुकान पर मिलती है और वो कुछ आगे है। सेलर की बात पर वो चौंका और रैपर को देखा। क्या वो खास बबल खाती थी या उसके लिए कोई इशारा था? अच्छा ठीक है, सर हिलाते हुए वो वापस जेब में रखते वहां से रवाना हुआ, पर उलझा हुआ था पूरा। दवाइयां हॉस्पिटल पहुंचाकर सख्त सिक्योरिटी में अपनी बेटी को छोड़े वो रैपर को देखते सेल्समैन की बताई गई जगह पर पहुंचा, जहां एक बहुत बड़ी शॉप थी। मुझे ये बबल दो, रैपर काउंटर पर रखते वो कलाई में बंधी वॉच को देखता हुआ बोला। सेलर बॉय ने कुछ चौंक कर बुरहान को देखा। ये रात को 12 बजे मिलती है, वो कुछ सरगोशी में बोला। बुरहान ने हैरान उलझते उसे देखा। अभी तो 10 बजे हैं, तुम दे सकते हो, वो जता कर बोला। सेलर बॉय ने नफी में सर हिलाया। सॉरी सर, मुझे रात को 12 बजे बोला गया है, आप उसी वक्त आ सकते हैं। उसने हरी झंडी दिखाई। बुरहान पेचो ताप खाता रह गया। ये भी बता दो 12 से 1 मिनट पहले या? उसने गुस्से से तंज किया। वह लड़का उसे देखता मुस्कुराया। वो आपके दिल पर है, कब आना चाहेंगे सर? उसके कहने पर बुरहान उसे घूरता हुआ वहां से निकला। अभी 10 बज रहे थे। वो हॉस्पिटल जाना चाहता था। हर चैनल, हर टीवी पर न्यूज चल रही थी उनकी बर्बादी की। घर सारा वीरान था और वो वहां जाना नहीं चाहता था। अपने बंगले पर भी नहीं, क्योंकि अब उसका दिल उकता गया था। कमिश्नर से तो अब उसका हिसाब शुरू हो रहा था, पर उसका रिकॉर्ड, उसका बैकग्राउंड इतना साफ था कि वो कुछ कर नहीं पा रहा था। पर उसने अब सोच लिया था वो उन्हें छोड़ेगा नहीं।
एक बार उसकी बेटी को होश आ जाए फिर मिलेगा वो उनसे। गाड़ी से निकलते हुए वो लंबे डग भरता अपनी मतलूबा जगह पहुंचा। कौन? सामने खड़ा आदमी उसे देखता गुस्से से बोला, गेट खोलो। उसने सवाल का जवाब नहीं दिया, पर उसके सर्द लहजे, सुर्ख आंखों से वो कुछ गड़बड़ा गया। नहीं खुलेगा, सर का हुक्म है, कोई अनजान अंदर नहीं आएगा, वो गुस्से से बोला, जिस पर वो तमस्खुर से मुस्कुराता उसकी आंखों में देखने लगा। ज्यादा अजीज क्या है, जिंदगी या हुक्म? पुर इसरार सी आवाज थी। गार्ड गुस्से से घूरने लगा। ये अलग बात थी कि उसे देखते इस वक्त उसका हलक खुश्क हो गया था। मरी की सर्द सुनसान रात में जहां चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था, उसमें उस अनजान का इस तरह सामने आना, एक तो उसकी जिसामत, दूसरा साइड फेस पर कट, भूरी चमकती आंखों में फैली सुर्खी, उनमें फैली अजीब पुर इसरार सी चमक। उसके रोंगटे खड़े हो गए उसके सवाल पर। जिंदगी, कुछ झिझकते हुए जवाब दिया। उसने सर हिला दिया। तो हटो रास्ते से। उसने गेट के सामने से हटने का कहा। नहीं, आपको समझ नहीं। उसका जुमला अभी मुकम्मल ही नहीं हुआ था कि एकदम मुट्ठी में उसके बाल जकड़कर दूसरे हाथ में मौजूद खंजर से उसकी गर्दन पर घुमाया। मुझे मुनाफिक लोगों से सख्त नफरत है। उसकी गर्दन से फवारे की मानंद निकलता खून उसके कपड़े पर पड़ रहा था और उसकी उबली आंखों में देखते कीस निकालकर एक जानिब फेंक दिया, जहां वो ज़िबा हुए जानवर की तरह पड़पड़ा रहा था। गेट खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ और आसपास नजरें डालते हुए अपने कदम उठाता धमक की आवाज से आगे बढ़ रहा था। उसके हाथ में मौजूद खंजर की नोक से टप टप करता खून की बूंद गिर रही थी। फिजा में सफेद बर्फ के छोटे छोटे कतरे उड़ रहे थे। ठंडक से जिस्म का सारा खून रगों में जम रहा था, पर उसके अंदर भड़कती आग उसे ठंडक का एहसास कहां दिला पा रही थी। वो हैवान बना हुआ था, वही जिसे वजूद में लाया गया था, किसी के हाथ में ना आने वाला, किसी की ना सुनने वाला हैवान। बीस्ट का रूप लिए वो हर जज्बे से आरी हो गया था। सिर्फ एक जज्बा था उसके अंदर, जिसके लिए वो मर मिट सकता था, उसकी शहजादी का जज्बा। वही जज्बा उसके अंदर पल रहा था। बाकी उसका दिमाग कुछ भी सोचने के लायक नहीं बचा था। वो पीछे कितने खून कर आया था, कितनी लाशें बिछाई हैं, वो नहीं जानता था। उसे सिर्फ कमिश्नर तक पहुंचना था और उसके लिए उसे खून की नदियां भी बहानी पड़े तो उससे वो पीछे नहीं हटेगा। वो लाउंज में दाखिल हुआ तो धुंधनुमा अंधेरा फैला हुआ। वो चलता हुआ सीढ़ियों की जानिब बढ़ा। एक रूम के सामने रुकते उसने दरवाजा नॉक किया। कौन? अंदर से कमिश्नर की करख्त आवाज आई। उसने जवाब नहीं दिया, बल्कि फिर से डोर नॉक किया। मजबूत अंगूठे की आवाज फिजा में ठक ठक सी होने लगी। मरे जा रहे हो? वो अपने गार्ड को गाली देता हुआ उठा और दरवाजा खोलने लगा। सईर के लब पुर इसरार से मुस्कुराए। कमिश्नर गाउन की डोरियां बांधता दरवाजा खोलने लगा। नजरें उसकी झुकी हुई थी डोरियों पर मरकूज। तुम्हें कहा था ना डिस्टर्ब मत करना और किसी को बताना भी मत कि मैं यहाँ हूं, फिर क्यों शक्ल यहाँ लेकर आए हो? कमिश्नर ने करख्त लहजे में कहते पास दीवार पर हाथ बढ़ाकर लाइट जलाई। वो अंदर दाखिल होकर दरवाजा बंद कर चुका था। आप? सईर? कमिश्नर ने जब दरवाजा बंद होते देखा और फिर गार्ड की जगह सईर को देखकर उसकी सांसें रुक गई थीं। वो खौफज़दा सा पीछे हुआ। कहर जमान कहाँ है? सईर उसकी हालत को नजरअंदाज करता बोला। कौन? कौन कहर जमान? सईर, आप एक कमिश्नर के घर में घुस आए हैं, अंदाजा है आपको। मैं आपको क्या सजा दे सकता हूँ? उसे अपने हाथ पांव कपकपाते हुए महसूस हुए जब वहशत ज़दा नजरें उस सुर्ख खंजर पर पड़ी। तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता, मेरा वक्त बर्बाद मत करो कमिश्नर। उसने सख्त लहजे में कहते खंजर सामने किया और खून से रंगे खंजर पर उंगली फेरी। उसके कपड़ों पर लगे खून खंजर के साथ हाथ को भीगा सुर्ख देखकर वो समझ गया कि एक कत्ल नहीं करके आया, वो बिल्कुल हैवान बन गया है। उसने सोचा था सुबह होते ही वो यहां से भी चला जाएगा, सईर को उसका मालूम नहीं पड़ेगा, पर उसके तासुरात देखकर वो समझ चुका था
सईद आलिम सब जानता था कि वो कहर जमान से मिला हुआ है। सईद, मेरा यकीन करो, मैं किसी कहर। उसके बाकी का जुमला मुकम्मल करने से पहले ही सईद ने हाथ घुमाया और उसके चेहरे पर सीधा कट दिया कि वो चीखता बिलबिला कर बर वक्त बाईं आंख मीच गया, वरना वो भी साथ चली जाती। सच बताओ कमिश्नर, वरना अब आंख जाएगी, उसने वार्न किया। मारना है तो मार दो, पर मैं नहीं जानता कौन कहर जमान। रोते हुए मुंह पर हाथ रखे वो दर्द से धाड़ा, जबकि खून निकलता उसकी गर्दन और गाउन के अंदर जज्ब हो रहा था। तुम जितनी सेफ्टी समझकर मुझसे छुपते यहां आए हो, पर यह तुम्हारी भूल थी कि सईद तुम तक नहीं पहुंच सकता। बात इस बार मुल्क मासूमों की नहीं, बात इस वक्त शहजादी की है, उसकी बहन की है। वो बेल्ट में खंजर लगाकर कहता चेयर वस्त में खींच लाया और अब कुछ ढूंढने लगा था। कमिश्नर उस खून में लथपथ सईद को देखता खौफजदा था, जो उसकी सुने समझे बगैर अपनी ही किए जा रहा था। कमिश्नर ने उसे नजरों में रखते हुए आहिस्ता से टेबल की दराज से गन निकालने लगा, बहुत आहिस्ता से, बगैर आवाज किए। पर वो क्या जानता था कि सामने वाला वजूद इंसान नहीं रहा। अभी उसका हाथ दराज पर गया ही था कि झटके से पीछे सर के बालों को मुट्ठी में जकड़े जोरदार टक्कर दीवार पर मारी। आ! एक दिल खराश चीख कमिश्नर के मुंह से निकली, जबकि उसका सर पूरा घूम गया और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। कोई होशियारी नहीं, सरसराती आवाज में कहते उसे बालों से पकड़कर चेयर पर फेंका और उसके गिरने से पहले ही चेयर को पकड़ लिया। कमिश्नर खामोश सर थामे बैठा था। सईद ने बेड के पीछे लड़की के दुपट्टे को देखा और उठा लिया। कौन कौन है घर में? एक पांव उसके घुटने पर रखते मुट्ठी में बाल जकड़कर सर ऊंचा किया। फटे सर से खून बहता कमिश्नर के चेहरे पर गिर रहा था और वो धुंधली आंखों से सईद आलिम को देखने लगा। कोई नहीं है, हकला कर वो इतना ही बोल सका। तो फिर ये दुपट्टा कहां से आया? उसने सब्ज कलर का दुपट्टा सामने किया। कमिश्नर ने देखते ही थूक निकला। भाग गई लड़की। लाया कौन था उसे? सब समझते हुए उसने दूसरा सवाल किया। गार्ड, जिसे तुम अभी मार चुके हो, वही लाया था। रास्ते में जा रही थी, पर यहाँ आते मेरे इरादे समझकर भाग गई। हमने काफी ढूंढने की कोशिश की पर नहीं मिली। बच गई है तो मुझे माफ कर दो, वो रोते हुए बोला। जमान कहाँ है? वो अपनी बात पर आ गया। मुझे घुमाने या टालने की सूरत तुम्हें अपनी जिंदगी देनी पड़ेगी कमिश्नर। खंजर उसकी शहरक पर रखते वो कमिश्नर को साकित बुद्ध बना गया। तुम्हें क्या लगा था? बाहर कहोगे अपनी बेटी की बर्थडे पर अमेरिका गए हो तो मैं मान लूंगा। तुम्हारा हाथ नहीं मेरी शहजादी की अगवा की प्लानिंग में। तुम बेहतर जानते हो मुझे। आखिर तुम्हारे एरिया के अंदर इतने मर्डर किए हैं और किस तरह किए हैं। अब अगर खुद को भी उसमें शामिल करना चाहते हो तो ना बताओ। मैं बताता हूं बीस्ट, पर मुझे प्रोटेक्शन दो जमान से, और सिर्फ तुम फिर बचा सकोगी मुझे। बचाओगे? वहशत से जर्द रंगत के साथ उसने कहा। मैं नहीं, तुम्हें तुम्हारे सिपाही बचाएंगे, डोंट वरी। उसके कंधे पर हाथ रखते थपथपाया कि वो झुक गया उसके हाथ की सख्ती पर। डोंट वेस्ट माई टाइम। उसे खामोश देखकर वो धड़ा। अफगानिस्तान में जलाल आबाद, वहीं गए हैं, कमिश्नर खौफ से चीखते बताने लगा। और सईद ने बुरी तरह घूर कर उसकी आंखों में देखा जो खून से सुर्ख थी। मैं सच कह रहा हूं, कसम ले लो, अब सिर्फ मुझे बचा लो या जमान को मार आओ बीस्ट। वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया। ऑफ कोर्स, तुम जैसों की हमारे मुल्क में बहुत जरूरत है। मुल्क छोड़ो, अगर तुम्हारी अपने डिपार्टमेंट से वफादारी होगी तो जरूर तुम्हारी जान बच जाएगी। उसने कहते खंजर को मुंह में दबाया और बुरी चमकती आंखों से उसके चेहरे को देखते दुपट्टे को फाड़कर उसके हाथ पीछे चेयर से बांधे, पांव बांधकर वो उसके सामने रखी दूसरी चेयर पर आईना रखने लगा।
कमिश्नर वहशत ज़दा सा आईने के सामने बंधा बैठा आंखें फैलाई ये सब देखता रहा, जबकि अब उसके सामने आईना रखा गया था और वो हवास पाकता था कि वो क्या करने वाला है उसके साथ। आईना रखकर सईद ने मुंह से खंजर निकाला और अपने लब साफ किए। आईने में टिकी कमिश्नर की आंखें खुद पर देखता वो हंसा। जिस लड़की को उठाकर लाए थे उस जगह तुम्हारी बेटी को उठाकर कोई जाता तो? उसके घुटने पर खून आलूद अपना बूट रखते वो पूछने लगा, जबकि खुद पूरा कसाई का रूप वो ले चुका था। कमिश्नर के आंसू बहने लगे। मैं ऐसा नहीं करूंगा बीस्ट, मैं माफी मांगता हूं। तुम्हारी माफी किस काम की? तुमने अलवी विला से अपने ऑफिसर्स हटाकर उस आशियाने को वीराने में बदल दिया। क्यों? वो उसकी आंखों में झांकना चाहता था, जबकि कमिश्नर खौफ से उसकी आंखों में देख नहीं पा रहा था। क्योंकि उस एसपी ने मेरे हुक्म को खातिर में ना लाते वही किया जो मेरे खिलाफ था। तुम्हारे खिलाफ था या जुर्म के खिलाफ? ऐसा कुछ नहीं, कोई बड़ा गुनाह हम नहीं कर रहे थे। सूखी सैलरी लेते हैं। मैंने उससे कहा था हमारा साथ तो हम तुम्हें माँ के 50 लाख 70 लाख देंगे, हफ्ते का अलग। और उसने इनकार कर दिया। ठीक, फिर तुम सब ने उसके खिलाफ जंग लड़नी शुरू कर दी। पहले उसे नौकरी से निकालने के लिए बड़े पापड़ बेले, पर वहां उसका साफ रिकॉर्ड काम आ गया और तुम लोग नाकाम हो गए। फिर उसके बाप को कॉल्स करके टॉर्चर किया नौकरी छुड़वाने के लिए, पर वो नहीं माना। और उस पर अटैक्स, हरासमेंट, क्या यही होता है पुलिस डिपार्टमेंट में अपने ही ऑफिसर्स के साथ? खुद रखवाले होकर इज्जत से खेलना, अपनी औलाद को हायर स्टडी, सेल्फ डिफेंस, सोशल प्रोटेक्शन और दूसरे की इज्जत पर कुत्ते वाली नजर रखना। कि ये जाति औरत नवाला बनकर मुंह में आई, यही सोचते राल टपकाते रहते हो ना? तुम अब धोखा कर रहे हो बीस्ट। कमिश्नर उसकी बातें सुनकर चीख उठा। मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मैं धोखे के मायने समझा देता और अमल भी करवा देता, पर खैर। उसने कहते साथ ही कमिश्नर के निचले लब को चिपटी में खींचा और उसकी बांछों के नजदीक से खंजर रखकर काटता हुआ उसे खौफनाक शक्ल दे गया। कमिश्नर की दिल दहला देने वाली चीखें अरूज पर थीं, जबकि आईने में उसका भयानक रूप सामने था, जहां लंबे दांत दिखाई दे रहे थे। सईद देखकर खुश हुआ और ऊपरी लब को पकड़कर खींचा। माँ बीस्ट, उससे बोला नहीं जा रहा था, जबकि अब सफेद गोश्त की जगह सुर्ख लहू उबलकर बाहर निकल रहा था और दर्द से उसकी चीखें गुड़ गुड़ में बदल गई थीं। बहुत अच्छा किया इतना दूर और वीराने में बंगला लेने का। वो कहकहा लगाता उसके दूसरे लब को काट गया, जबकि अब सिर्फ उसके पूरे दांत और खौफनाक खुला मुंह नजर आ रहा था, जो आम इंसान देखे तो उसका दिल फट जाए दहशत खौफ से। सईद ने आईने में उसकी शक्ल देखते हुए सर हिलाया और अपने खून से भीगे हाथ उसके गाउन पर साफ किए। जब तक होश रहता है देखते रहो अपनी शक्ल कि कितने भयानक हो तुम। खंजर बेल्ट में लगाते हुए वो गन की गोलियां निकालकर आईने के सामने चेयर पर रख चुका था और उसका मोबाइल उठाकर बुरहान के नंबर पर मिस कॉल दी। लड़ाओ अपना दिमाग एसपी। मोबाइल वहीं फेंककर वो वहां से निकलता चला गया। नहीं मिला, कहां चला गया कोई अंदाजा नहीं। दाद अपनी पूरी टीम के साथ जमान के अड्डे को खाली देखकर बिफर गया था। हमें कोशिश जारी रखनी चाहिए, वो हमें जरूर मिलेगा। शहरयार ने हिम्मत बंधाई। मिलेगा? कैसे मिलेगा? उसने कमिश्नर के सब लोगों को मार दिया है। अब हम कैसे मालूम करवाएं कि कमिश्नर कहाँ है? तुम्हें मालूम है, हमें सिर्फ उसका पता है कि जमान से मिला हुआ है और उसे जरूर मालूम होगा कि जमान कहाँ है। उसकी बेटी के पास नहीं, वो सिर्फ अफवाह है, एक झूठ है। दाद गुस्से से बोला। मुझे लगता है हमें कमिश्नर से नजरें हटाकर बीस्ट पर फोकस कर देना चाहिए, क्योंकि वही सिर्फ हमें कहर जमान तक पहुंचा सकता है, बाकी कोई और नहीं। शहरयार की बात में दम था, पर बीस्ट भी मिले तब ना। वो बीच में ऐसा धोखा देगा उन्हें अंदाजा नहीं था।
और वो कहाँ है? चुपते लहजे में पूछा। मिल जाएगा, हमारे ऑफिसर्स की तलाश जारी है। उसकी बात पर आलिफ गहरा सांस भरकर रह गया। आलिफ, नूरुल शहरयार की अभी बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि उसने एक्सक्यूज कहते कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। लब भींचे हर वो जगह चेक कर रहा था जहां बीस्ट की मौजूदगी यकीनन थी, पर वो यकीन की हदों से निकल चुका था। अपने आप ही सब कुछ कर रहा था। हाँ, उसके लिए मुश्किल क्या था? कुछ भी तो नहीं। आलिफ अंडरवर्ल्ड का एक अहम फर्द था और वहां बीस्ट की गैर मौजूदगी की हलचल मची हुई थी जिसे इजल संभाल बैठा था। सारे गैंग को। आलिफ यहां से भी नाकाम हो गया था। बीस्ट, तुम्हारा सीक्रेट सर्विस से इतने सालों का साथ है, यूं एक मिनट में तोड़ रहे हो? वो दुख से सोचता हुआ गाड़ी तेज रफ्तारी से ड्राइव करता कराची की हदूद से निकल चुका था।